लड़की ने बहुत सारे ऐसे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए कि अब देखो रेप की धारा नहीं लग सकी 376, तो उन्होंने लगा दिया कि दहेज मांगता है। उन्हें पता चला ये ऐसे नहीं रखते भाई, कुछ नहीं रखा, रेस्टोरेंट लाइन में बहुत नुकसान होता है का क्या क्या देखना पड़ता है, बेकार है, इससे अच्छा तो कहीं जॉब कर ले के भी आ जाए। मैं तो उसे अब भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान है वो लड़की आज भी मेरे लिए ऐसी मिल जाए। So hi and welcome back another podcast of Talk with Feel. My name is Shweta Pandey. So today we have Kapil Sharma. He is the director of Big Boss Resort. So आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे. So कपिल के बारे में से बात करेंगे उनकी स्कूलिंग लाइफ से और फिर लव लाइफ and then how it works and how he has opened his own resort. So सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा कपिल, how are you? आई एम गुड, आप बताइए। मैं भी बढ़िया. तो अगर हम स्टार्ट करें आपकी स्कूलिंग लाइफ से तो how it started? स्कूलिंग लाइफ एक स्ट्रगलिंग ही रही है। जैसे कहते हैं कि भाई इंसान 12th के बाद स्ट्रगल करता है, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो उन्होंने क्या सोचा, बाकी उस टाइम पे 2007-8 की बात है जब मैंने स्कूल स्विच किया। एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ता था, देन उन्होंने मेरे को एक प्राइवेट बड़े स्कूल में डाला, इंग्लिश मीडियम कह लो, CBSE कह लो। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। हालांकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को कुछ समझ नहीं आता था, पर फिर भी चलता रहा और कंटिन्यूस लास्टली मैंने एक ही स्कूल में देन 12th करी। तो सीन ऐसा हुआ, 10th क्लास के आसपास की बात है, सेकंड सेमेस्टर की। तो एक मैम हुआ करती थी हमारी, सुषमा यादव करके, इंग्लिश टीचर। तो एक बार ऐसा हुआ, मेरे फादर आते हैं मेरे को हाफ डे दिलाने के लिए स्कूल से कि भाई मेरे ब्रदर का ऑपरेशन हुआ था, एक सर्जरी हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग मुझे भी हॉस्पिटल जाना था। तो सीन ऐसा हुआ, पापा आते हैं तो मैम से बोलते हैं कि भाई हाफ डे चाहिए, कपिल को भेज दो। तो मैम ने कुछ सोचा ना समझा, मेरा पढ़ाई में हाथ टाइट था, देखो कुछ भी रीज़न है, पर सामने वाले को सिचुएशन देखनी चाहिए बात करने के से पहले कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, किस सिचुएशन में है वो, या बात करने लायक है या नहीं। तो मैम ने सीधा बोला पापा से, आपका लड़का बहुत नालायक है, और मतलब ना काम करके लाता स्कूल में, ना होमवर्क करता, एट्सेट्रा। देन काफ़ी बुराई करी मेरी, जिससे पापा मायूस होके चले गए नीचे वेट करने मेरा। हालांकि हाफ डे तो मेरे को दे दिया था प्रिंसिपल की एप्लीकेशन पे। तो मुझे गुस्सा आया, मैं बैठा बैठा सुन रहा था क्लास में। मैं मैम से बोला मैंने कि मैम गलत बात है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, सामने वाले की सिचुएशन तो देखो, मेरा ब्रदर बीमार है हॉस्पिटल में, तो तुमने सही नहीं किया, गलत सिचुएशन में तुमने बात करी। पेरेंट्स मीटिंग में कर लेते या किसी और स्पेशली बुला के कर लेते, पर ऐसा नहीं हुआ। मैडम ने फिर उल्टा मुझे ही ताना दिया कि भाई तू पढ़ी ले इससे अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा जी ऐसी बात है, तो अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो आप क्या करोगी? तो मैडम ने बोला अगर तू पास भी हो गया तो मैं स्कूल छोड़ दूँगी। तो सीन ऐसा हुआ भाई, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, हालांकि मेरे को पढ़ने का शौक था ही नहीं, बट उस मैडम को आईना दिखाने के लिए मैंने उस सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा थोड़ा। देन फाइनल एग्ज़ाम होते हैं 10th के। एक हमारी क्लास में टॉपर था, मॉनिटर था उस टाइम पे, अनिल अनिल नाम का, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया करता था। तो फाइनल एग्ज़ाम के उसके 91% मार्क्स आए थे और मेरे 96% आए थे। Okay. देन मैंने मैडम को बोला मैम देखो पास हो गया मैं। तो मैडम शौक थी पहली बात तो, कह रही जब पढ़ ही सकता है तो पढ़ता क्यों नहीं है। मैंने कि वो सब ठीक है, अब आप स्कूल को छोड़ के जाने वाले थे, आप जा रहे हो नहीं जा रहे? कह रही चल बदतमीज़ लड़के मैं बात नहीं करूँगी। अब लोग क्या है अपनी ज़बान पे ही नहीं रहते, पहली बात तो स्कूल छोड़ देना चाहिए था। पर हालांकि अब भी 2-3 साल में कभी ना कभी इंटरफेस हो जाता है, एक दूसरे को देख लेते हैं, तो मेरे को देख के मुंह नीचे कर लेती। अच्छा. सिचुएशन ऐसी है, देखो किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए और सिचुएशन देखनी चाहिए कि किस टाइम पे किस इंसान से कैसे बात करनी है, नहीं करनी। तो लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो जैसे आपने बोला कि आपने पढ़ा और 96% आपने स्कोर किया, तो आपका दिमाग क्यों नहीं लगता था मतलब पढ़ाई में? कोई ऐसी वजह? यार दोस्त जो सर्कल था 4-5 लोगों का, उनमें से कोई भी नहीं पढ़ने वाला था, ओके. सारी हम बैक बेंचर हुआ करते थे।
हालांकि ऐसा सीन है आज भी, जो वो 4-5 थे वो आज भी लाइफ में उन टॉपर्स से बाकी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। सब बिजनेस ओनर्स हैं, कोई बड़ा बड़ा काम खोल के बैठे हुए हैं। और जो पढ़ने लिखने वाले थे वो 30-40-35 हज़ार की जॉब करते हैं आज भी। तो इसमें जैसे आपने खुद कहा कि आप बैक बेंचर्स थे, तो बैक बेंचर्स से अपने खुद के रिसोर्ट खोलने तक का सफ़र कैसा रहा? बैक बेंचर से अब क्या है, मैं हमारे एक टीचर हुआ करते थे, उन्होंने जैसे 10th और 11th के बीच में ना गैप हुआ करता है कि एग्ज़ाम से 3-4 महीने छुट्टियां पड़ती हैं। तो एक टीचर ने बोला ऐसे ही स्पीच देते हुए कि बच्चों जा तो रहे हो तुम ना, देखना पैसे की कदर नहीं है तुम लोगों को, बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो, माँ बाप ने पैसा दे दिया, तो एक काम करो, अपनी औकात जाननी है ना तो इन 3 महीनों में कहीं जॉब करके देख लो। तो उस टाइम पे मैंने कि भाई अंडर 18 को तो कौन जॉब देगा, पर फिर भी ट्राई कर लेते हैं। तो एक KFC में जॉब मिली मुझे, गुड़गांव सेक्टर 14 में। इंटरव्यू दिया, 7 दिन की ट्रेनिंग हुई। उस बीच में मेरे को एक बहुत अच्छा दोस्त मिला 17-18 साल की एज में, जो आज तक मेरे साथ है। और अभी भी मैं किसी भी सिचुएशन में उससे हेल्प मांगता हूँ, वो कर देता है हर तरीके की। वो भी बिजनेसमैन बन गया। ओके। तो वहाँ मैंने काम करा। अब देखो पैसा कैसे कमाया जाता है, कल तो तभी आती है जब तुम खुद कमाओ। मेरी 6,500 या 6300 के आसपास की जॉब लगी थी उस टाइम पे, 10-12 साल पहले। 18 का भी नहीं था मैं। तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग हुई, और हालांकि वहाँ पे भी मैंने ट्रेनिंग का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें भी टॉप कर दिया। इंग्लिश में ही था वो भी एग्ज़ाम। देन वहाँ से सीखा भाई, क्योंकि मैं ना एक पंडित फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण। तो KFC है, नॉन वेज रेस्टोरेंट है पूरा। उसमें देखो पैसा कमाने के लिए मेरी, हालांकि उसमें 3 पार्ट होते हैं, बिलिंग का और मिडल किचन और आउटसाइड। जैसे कोई खाना खाने के बाद चला जाता है तो क्लीनिंग। वहाँ से प्लेटें उठा के डस्टबिन में डालना, क्लीनिंग वगैरह करना। तो ऐसा था, रूटीन वाइज सारे काम चलते थे। अब हालांकि देखो अपने आप में हमारे लिए तो ये गलत है, देखो किसी के लिए सही हो ना हो, बट एक ये भी है कि देखो काम तो काम होता है, कोई भी हो। मेरे को स्टार्टिंग में किचन मिला, फिर बिलिंग मिली। अब बीच बीच में क्या, स्टाफ बिजी है, क्राउड आ जाता था, तो ज़्यादातर नाइजीरियंस आते थे। अब वो तो बोटी खाते हैं बढ़िया तरीके से, छोड़ जाते थे हड्डियाँ। अब सीनियर कहता कपिल देख ले, तेरी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर मैं इनकी देखो काम तो काम है। अब कास्ट को देख के काम करूँगा तो ये भी गलत चीज़ है। तो काम तो देखो सब करा। उस चीज़ में मुझे फील हुआ कि लाइफ में अगर पढ़ा लिखा नहीं कपिल, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ताकि उसके बाद 2 महीने ही जॉब करी थी मैंने। देन मैंने छोड़ दी जॉब। फिर उससे रेस्टोरेंट लाइन की थोड़ी किक रही लाइफ में कि कुछ काम करना है तो रेस्टोरेंट लाइन में करना है। देन 2019 में मैंने फर्स्ट एक कैफ़े में गया। मेरे एक कॉलेज मेट था, उसने एक कैफ़े खोला साकेत में। तो कैफ़े का सीन ऐसा था, पार्टनरशिप में मेरे को अच्छा लगा, मैं इनकी पार्टनरशिप दे दूँ मुझे इसमें। तो उसमें एक लड़के के साथ, मेरे जो क्लासमेट था उसके साथ एक लड़की पार्टनर भी थी। ओके। तो कह रहा भाई पार्टनर ऑलरेडी है। मैंने कि कोई बात नहीं, मुझे भी मतलब पॉसिबल हो तो मुझे भी दे दो। तो कह रहे ठीक है 20% पार्टनरशिप दे देते हैं तेरे को। मैंने कि ठीक है, इस बहाने काम भी सीखने को मिल जाएगा। तो काम सीखा, काफ़ी अच्छा चला काम। और मेरा सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है, तो अच्छा चलने लगा। अब वो ये यार, 2 ऑलरेडी पार्टनर थे, लेकिन मेरा उनसे थोड़ा ज़्यादा बेटर था सर्कल, तो इस वजह से ना मेरे से लोग, कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। मैं जैसे किसी को बोलता कि भाई सोशल मीडिया से फॉलो कर लो कैफ़े के पेज को, तो और कस्टमर रीच ज़्यादा होने लगी। तो एक क्या है, प्रमोशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है अनकहे जज्बात शायरी का, जिसमें एक चेतना बलहारा, काना कंबोज, ये दोनों फेमस हुए हैं। वो मेरे टीचर हैं, तो उन्हें मैंने बोला कि सर आप आओ हमारे यहाँ कैफ़े पे शो करने, आपका जो भी खर्चा होगा वो मैं करूँगा। हालांकि कोई भी प्लेटफॉर्म, किसी अगर कोई इनवाइट करता है तो वो उल्टा खुद पैसे लेते हैं कहीं आने के लिए, बट उन्होंने मेरे लिए एज अ स्टूडेंट कि कपिल तू तो अपना है, फ्री कर देते हैं। आए ऊपर से खाने पीने का भी काफ़ी खर्चा करा उन्होंने आफ्टर कॉन्सर्ट। तो उस चीज़ में क्या है, एक मेरा मोटिव ये था कि इनकी वीडियोस में अपने कैफ़े का नाम आएगा तो थोड़ा प्रमोशन होगा। हाँ। और वो लड़की दिमाग चला रही थी जो
बीच में पार्टनर थी। तो उसने क्या करा, कपिल देखो ये तो गलत बात है, इन्होंने अपना सेटअप लगाया, बिजली भी खर्च हुई होगी, मतलब बहुत छोटी वाली बात कि इनकी बिजली खर्च हुई, मुझे तो पैसे चाहिए इनसे। मैं इनकी बहन, इन्हें बुलाने के लिए ना हमें पैसे देने पड़ते हैं, वो तो मेरे चक्कर में फ्री में कॉन्सर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कह रही नहीं नहीं ये नहीं वो। उस टाइम पे हमारी पार्टनरशिप बिगड़ गई। ये टाइम था कुछ दिवाली के आसपास का, 2019 में ही। फिर सीन ऐसा हुआ कि जैसे ही हमारी आपस में अनबन हुई तो मैंने बोला कि मुझे पार्टनरशिप से आउट होना है, देन मैं अपना कुछ देखूंगा। कह रहे भाई तो अकेला क्या ही चला पाएगा। अब मैंने 1 महीने का टाइम लिया मैक्सिमम। हमारे यहाँ पड़ता है फरीदाबाद में सेक्टर 2। फटाफट मैंने इंस्टेंट 5-6 लाख रुपए कहीं से अरेंज करके एक एससीओ रेंट पे लिया। फटाफट बिना किसी को बताए सेटअप करा, और 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने नया कैफ़े सिंगल ओनर अपना प्रोप्राइटरशिप में खोल दिया। जैसे ही उन्हें ये बात पता चली, दोनों शौक थे, लड़का भी जो मेरा क्लासमेट और लड़की भी। तो मैंने 11 दिसंबर 2019 में खोला था वो, और मेरी 19 दिन की सेल थी अप्रोक्स 2.5 लाख रुपए, सिर्फ मेरे सोशल सर्कल की वजह से। अब फेक नंबर से वो कॉल करते, क्योंकि अपने नंबर से तो फ़ोन मिलाने लायक रहे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को आउट करने के लिए बोला था। फिर एक दिन आए सडनली मेरे कैफ़े पे फरीदाबाद, कह रहे कपिल तूने तो हमारी कॉफ़ी मार ली। इनकी कॉफ़ी मारना क्या होता है, तुम अपने कर्म का कमा रहे हो भाई, हर कोई अपने उससे कमाता है। शॉप तो 10 होती है मार्केट में, पर किसी की एक की चल रही होती है, 9 खाली बैठे होते हैं। इसमें ये तो है नहीं कि उस एक ने ज़्यादा कुछ अच्छा कर रखा है। सब अपने बिहेवियर नेचर को लेकर कमाते हैं। तो वही चीज़ थी, बट फिर थोड़ा चलने के बाद 2020 में कोविड आ गया, लॉकडाउन हुआ। उस टाइम पे भी मैं रन कर गया उसको, फरीदाबाद वाले को। फिर 2021 में दोबारा कोविड आया। अब उस टाइम पे क्या है, लॉसेस काफ़ी हो रहे थे लोगों के इंडिया में, बहुत 35% अप्रोक्स 40% लोग कर्जे में डूब गए, लॉस में। तो मजबूरन उस टाइम पे मुझे भी अपना बंद करना पड़ा, क्योंकि देखो मेरी एज उस टाइम पे ऐसे ही थी, 22-23 साल। तो मैं भी ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं ले सकता था। तो सेकंड कोविड की वेव में वो कैफ़े बंद हो गया जो मेरा था। अब इसे नज़र लगना कह लो, क्योंकि सेकंड कोविड की, लॉकडाउन की किसी को होप नहीं थी कि दोबारा ही ऐसा हो जाएगा। कि फर्स्ट का तो चलो ठीक है एकदम से हुआ, पर उसके बाद ऐसा नहीं था कि हमने, क्योंकि वैक्सीन बना ली थी इंडिया वालों ने, हाँ, सब चीज़ें ठीक हो रही। सब चीज़ें ठीक हो रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि दोबारा ऐसा होगा, पर हुआ। और फिर बहुत से बिजनेसमैन डूब गए। तो अब आपने ये बिग बॉस रिसॉर्ट खोला है। हाँ, फिर उसके बाद मुझे अब 2-3 2 ढाई साल और लगे। मैंने सोचा कि करना है, कुछ करना है, इसी फील्ड में करना है। साइड बाय साइड में रियल स्टेट में करता रहा। और मन में तो देखो ये बात रही कि भाई देख, एक चैलेंजिंग नेचर रहता है ना लड़कों का। जैसे किसी ने कोई बात कह दी, वो ईगो पे लग गई। अब वो बेशक मेरी किस्मत से हो, भगवान से, मैंने कि खोलना तो है एक दिन कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट लाइन में। फिर 2024 में एक मेरे नोन है, उन्होंने बोला कि मैं एक फार्म हाउस बना रहा हूँ, रेडी करवा रहा हूँ। अब ऐसे बैठे बैठे बात कर रहे थे किसी दिन, तो दिमाग में ख्याल आ गया क्यों ना फार्म हाउस ही रन करा जाए। तो इसी सा लास्ट ईयर 24 में मैंने नवंबर में वो फार्म हाउस ले लिया। देन उसके बाद उसे रन करा। उसमें मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी पार्टीज़ आने लगी, वही सोशल सर्कल और नेचर की वजह से मेरी उसमें भी काफ़ी अच्छी सेल हुई, रीच अच्छी थी, काफ़ी कस्टमर जुड़े उससे भी। फिर उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे कि भाई कुछ नहीं रखा रेस्टोरेंट लाइन में, बहुत नुकसान होता है, का क्या क्या देखना पड़ता है, बेकार है, इससे अच्छा तो कहीं जॉब कर ले। मैंने कि ठीक है भाई, ज्ञान दुनिया देती है, तुम भी दे लो। अब वो ये, मेरा नेचर ऐसा रहा है कि हमेशा लोगों की हेल्प करना। कोई रास्ते चलते हुए भी आदमी ना मेरे से कोई कुछ बोल दे, मैं साकेत से 11 बजे फरीदाबाद आता था सूरज कुंड रोड से। तो 11, 12, 2 बजे भी एक बार 11 बजे के आसपास एक बंदा आ रहा, साइकिल लगा रखी थी पीछे अपनी, वो मतलब बच्चे का कोई बर्थडे था उसका, पीछे साइकिल लगी हुई थी बाइक पे, उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया सूरज कुंड जंगल वाली रोड पे। ओके। अब बाइला कुछ दिन मैं गाड़ी की जगह बाइक से गया हुआ था, वरना मैं गाड़ी से अप डाउन करता। तो मैंने बोला कि भाई, कह रहा भाई साहब बर्थडे है मेरी लड़की का, 11:30 बज रहे हैं, मैं फरीदाबाद ही रहता हूँ।
तो जैसे पैर लगा के स्कूटी ले जाते हैं ना खींच के, मैंने कि भाई जंगल रास्ता है, देखो तुम पता नहीं कब तक पहुंचोगे, कम से कम होगा 7-8 किलोमीटर क्रॉस करना। फिर मैंने उसे फटाफट मैंने कि भाई तू बैठ सही, और मैंने उसे 7-8 किलोमीटर पैर लगा के क्रॉस कराया। तो उसने बोला कि भाई थैंक यू, आज मेरी बेटी का बर्थडे था, वो खुश हो जाएगी, 12 बजे मैं उसे सरप्राइज़ देने वाला था, टाइम पे तुम्हारे चक्कर में पहुंच गया। आपका भला हो। देखो दुनिया से ब्लेसिंग तो बहुत ली है, पर जो अपने हैं ना उन्होंने बहुत मिसयूज़ किया है इस चीज़ का। मैंने तो सबका ही अच्छा करना चाहा, जिसने भी एक एक बार कहते हैं ना कि मेरे कांटेक्ट लिस्ट में 100 लोग हैं, तो फर्स्ट टाइम मैंने सबकी मदद करी है एक एक बार बोलने पे। लेकिन उस मदद का जब रिवर्ट अच्छा ना मिले ना किसी भी तरीके से, अब फाइनेंशियली ले लो या किसी भी तरीके से, एक एक बार तो हर किसी को मैंने मौका दिया है कि तुम अपने आप को साबित करो, पर दूसरी बार का के लायक वो छोड़ते ही नहीं है खुद को कि मैं दूसरी बार उनकी हेल्प करूं। ओके, तो सो जैसे अभी हमने बात करी आपकी स्कूल लाइफ के बारे में और आपने अपने बैक बेंचर्स से जो अपना नया रिसॉर्ट है आपको उसके बारे में, तो अगर मैं आपसे आपकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहूँ जो कि शायद इंटरेस्टिंग होगी, तो अगर आप उस पर कुछ बताना चाहूँ। लव लाइफ के भी मेरे 2 पार्ट हैं एक्चुअली। स्कूल ख़त्म होने के बाद एक कॉलेज स्टार्टिंग में ही मेरे को एक लड़की पसंद आई, देन हमारी बातचीत हुई, रिलेशन स्टार्ट हुआ। वो लड़की आज भी मेरे लिए भगवान के बराबर है। हालांकि उसने ना मतलब अंधा विश्वास, बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही अच्छी लड़की। आज की डेट में ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। 5 साल के आसपास हमारा रिलेशन चला। हालांकि मैं आज भी मानता हूँ कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है उससे मेरी शादी नहीं हो पाई, कि दूसरा बेबी होने वाला है, किसी और से शादी हुई है उसकी दिल्ली में। ओके, अब मैं तो मनी मनी ये सोचता हूँ कि भाई आज भी वो 2 बच्चों को लेके भी आ जाए, मैं तो उसे अब भी एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि भगवान है वो लड़की आज भी मेरे लिए। ऐसी मिल जाए ना तो अलग चीज़ है। अब रिलेशन के बारे में तो बहुत बड़ी कहानी है। टाइम पे एक फ्रेंड थी मेरी, उससे इंटरेक्शन हुआ। देन आफ्टर दैट जब ये मेरी फर्स्ट एक्स की शादी हुई, जिसकी शादी हो, तो उस टाइम पे वो मुझे मिली थी। तो हमारी बातचीत चालू हुई 8-10 साल बाद। सब हुआ, फ्रेंडशिप आगे बढ़ी, तो उसने बोला कि कपिल ऐसे ऐसे मैं ना आईएफएस बनना चाहती हूँ। मैंने की अच्छी बात है। तो उसका उस दिन सीजीएल का एग्ज़ाम भी था, 2020 की बात, 21 की बात है ये। तो मैंने बोला, उसका एग्ज़ाम दिलवा के लाया नोएडा में। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, आने के बाद उसके घर वाले कहते हैं कि हमें बेटा तेरी शादी करानी है, और लड़की चाहती थी कुछ बनना पढ़ लिख के। अब क्या है, मैं कॉलेज यार दोस्तों के चक्कर में पूरा नहीं कर पाया, बीटेक ड्रॉप आउट हूँ मैं। तो मैंने सोचा, एक इमरान हाशमी का डायलॉग है ना, जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते तो वो दूसरों के सपने पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो मैंने सोचा देखो कपिल, मैं खुद कुछ नहीं कर पाया तो किसी और की लाइफ बनाने में खुद को लगा देता हूँ, क्या पता वो सक्सेस हो जाए, अगर वो हो जाए तो मैं सोच लूँगा मैं हो गया। तो मैंने पूरा फोकस करा उसके ऊपर। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसको, उस लड़की ने मुझसे बोला कि कपिल मुझे घर से निकलना है। मैंने कहा घर से निकलने का क्या सॉल्यूशन है। कुछ एडवोकेट से बात करी, उन्होंने बोला लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट बनवा लो, निकाह फिर ले रख लेना। अब कुछ पुलिस वाले भी थे मेरे फ्रेंड, कह रहे चौकी में तो हर लड़की पलट जाती है। मैंने कि चलो वो भी देखी जाएगी। अब दोस्ती में लड़कों के लिए इतना करा है, अब मैं लड़का लड़की में इतना भेदभाव नहीं करता कि दोस्त दोस्त है, लड़का हो लड़की हो, हर किसी के लिए गिवन नेचर रहा है मेरा। तो मैंने बोला, एक फ्रेंड ने कंसल्ट किया कि एक काम कर कपिल, तू इससे कोर्ट मैरिज कर ले, इसके थ्रू तू इसे घर से निकाल सकता है। मैंने लड़की से बोला, लड़की मान गई कि हाँ ठीक है, मुझे तो घर से निकलना है, कोई कैसे भी निकाले। तो मैंने डेट फाइनल, डेट क्या, ऐसे ही एक एडवोकेट से बोला मैंने कि कोर्ट मैरिज करा दे। तो उसने, हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके पहुंच गए। तो कोर्ट मैरिज करने के बाद उसे मैंने जैसे तैसे घर से निकाल दिया। उसके घर वालों ने मेरे पे केस करा, पर उस टाइम पे क्या है, लड़की साथ होती है तो घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते, अबव 18 होता है तो। अब सीन ऐसा हुआ कि अब घर से तो निकाल दिया, रखे कहाँ, आगे फ्यूचर क्या है उसका।
तो मेरा काम चल रहा था अच्छा वाला उस टाइम पे, तो मैंने क्या करा, उसे गुड़गांव शिफ्ट करा दिया। और आजकल ऑन कैमरा कहनी नहीं चाहिए बात, एक एमएनसी कंपनी में चल रहा है लूप होल की, ऑनलाइन जो इंटरव्यू होते हैं वो पैसे दे के तुम क्रैक करा सकते हो किसी के। तो उसका इंटरव्यू क्रैक कराया मैंने, उसकी जॉब लगवा दी गुड़गांव एमएनसी एसेंचर कंपनी में। तो उसके बाद ऐसा हुआ, जॉब करी उसने, सब ठीक चल रहा था 2 ढाई साल तक। कभी भी उसे ज़रूरत होती, मैं फरीदाबाद रहता था, वो गुड़गांव पीजी में शिफ्ट करा दी थी मैंने। तो मैं जाता, कभी तबीयत भी ख़राब होती, सुबह 5 बजे सर्दियों में भी गया हूँ मैं, 2 व्हीलर पे 4 व्हीलर पे, जब भी उसे चाहिए होता था, जब भी उसे ज़रूरत होती, मैं सामान भिजवाता रहता हर तरीके से, मतलब पूरा पैम्पर करके रखा उसे 2.5 3 साल। फिर वही है कि कहानी पूरी हो जाए तो वो कहानी नहीं होती। तो ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर 24 में, अगस्त के आसपास मेरा बर्थडे था, जून में उसका बर्थडे आता है, मैंने काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन करा और काफ़ी कुछ दिया इन 2.5 साल में। मतलब जब भी उसका बर्थडे आता था तो उसकी चॉइस थी, जैसे कि मुझे कोई लिमिटेड एडिशन वॉच चाहिए या लैपटॉप चाहिए, कुछ भी XYZ टेडी वगैरह, बहुत सी ऐसी चीज़ें। एक फास्ट ट्रैक का पिंक एडिशन था फीमेल का, तो उसने डिमांड करी मेरे से 2024 वाले ही बर्थडे पे। तो इंडिया में अवेलेबल नहीं था, मैंने वो फ़ौरन से अरेंज करके मंगाया। मैंने कि भाई किसी ने कुछ मांगा है तो मेरा फ़र्ज़ है कहीं से भी ढूंढ के, मेरा हर किसी के लिए है, अगर कोई मेरे से मदद मांगता है तो कपिल तेरे से जितना हो सके ना पॉसिबल तू कर, किसी भी हद तक। तो मतलब हर उस लड़की की विश पूरी करी मैंने। एट द एंड क्या हुआ, उसे एक्सेंचर में ही कोई पसंद आ गया, अपना टीममेट, और उसने मेरे को चीट करना स्टार्ट कर दिया। अब बीच में क्या हुआ, कभी कभार जैसे मेरे से बोल के जाती थी, कपिल शिफ्ट है मेरी, मतलब सैटरडे संडे ऑफ होता है एमएनसीज में, पर फिर भी गए जाना नाइट में। अब मुझे पता नहीं चला क्योंकि गैप में रहते हैं, देखो वो गुड़गांव में, मैं फरीदाबाद में, कैसे पता चल जाएगा। अब साथ रहने वाले भी चीट कर देते हैं आजकल तो और उसने चीट करा। उसकी एक बार एक डायरी पकड़ ली मैंने, उसमें लिखा हुआ था वीर दीक्षित, उसके साथ वो रिलेशन में थी। उस लड़के ने उसकी डायरी में हार्ट बना रखा, उसका नाम और अपना नाम लिख रखा। इनकी ये सब क्या, और ये बात पता चली मुझे उसके 24 वाले बर्थडे पे ही, 2024 में ही। इनकी ये सब क्या है, तो कह रही यार पता ही नहीं चला कब कब में उसने मेरे को इसी साल प्रपोज़ करा, हम रिलेशन में आ गए और मेरे को पता ही नहीं चला कब कब में हुआ ये सब। यानी कि अंधी है तू, खाना पीना नहीं खाती क्या है। तो ऐसे उसने अब मुझे नहीं पता, काफ़ी टाइम से चीट कर रही थी। तो एट द एंड उसने क्या करा, अगस्त में मेरे ऊपर फेक केस लगा दिया 376 का। इसमें क्या हुआ कि मैं जा रहा था खाटू श्याम उस टाइम पे अपने ऑफिस वालों के साथ। तो वुमेन सेल होती है जो, उनका कॉल आया कि भाई कपिल बोल रहा है। मैंने कि हाँ जी कपिल बात कर रहा हूँ। कहती तेरे नाम की रेप की दरख्वास्त आई है, जब पुलिस वालों की लैंग्वेज होती है। मैंने कहा अच्छा जी। कह रही तो फटाफट थाने ने आ ले। अब मैं था गुजरात वडोदरा हाईवे पे, यहाँ से अप्रोक्स 130-135 किलोमीटर दूर ही था उस टाइम पे। अब मैंने सीरियसली लिया नहीं, मैंने फ़ोन पे बोल दिया मैडम देखो मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी दर्शन करने, रात को पहुँचूँगा, कल करूँगा दर्शन और परसों सुबह मिलते हैं। मैडम शौक हो के कॉल ही काट दिया मेरा, कह रही इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, कौन है भाई। फिर उन्होंने एप्लीकेशन किसी और को दी, फिर आईओ चेंज हुई, फिर उसने बुलाया मुझे। मैंने कहा मैडम आऊँगा तो मैं फिर भी परसों ही, अभी 2 दिन तक तो सोचो ही मत। कह रही तेरे को राजस्थान से उठवा लूँगी हाईवे से ही। मैंने कहा आपको जो करना है करो फ़िलहाल। कह रही तो ऐसा कोई प्रूफ है तेरे पास कि ये इसकी रेप की वो हट जाए। मैंने कि मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है मेरा, वो देख लो आप। कह रही भेज दे व्हाट्सएप पे। तो वो फ़ोन में ढूंढा मैंने और उसे मैं आईओ को भेज दिया व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दे दिया मेरे को कि हाँ भाई जब भी तू वापस आए आते ही मिलना है तेरे को। अब मन में ये भी थी कि भाई 376 एक बिग क्राइम है जिसमें ऑन द स्पॉट आदमी अरेस्ट होता है।
बट यारी दोस्ती अच्छी थी, फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा, और जहाँ मैं रहा हूँ ना सब लोग मुझे चाहने वाले मिले हैं। तो उन्होंने क्या है, मेरे जाने से पहले सारा सिस्टम सेट कर दिया था, एक दिन पहले ही पुलिस वालों से मिल लिए कि भाई उन्हें प्रूफ्स दे दिए कि लड़का बेकसूर है, सारे प्रूफ 2 ढाई 3 साल के जितने भी लड़की की रिकॉर्डिंग, वॉइस नोट, चैट वगैरह। तो पुलिस वाले तो देखो वैसे ही समझ गए थे कि हाँ भाई केस है नहीं, पर लड़की के पेरेंट्स हैं, ज़बरदस्ती लगवा रहे हैं। तो ऐसा हुआ, मैं पुलिस स्टेशन गया तो 2 दिन बाद दर्शन वगैरह करके खाटू श्याम जी के, मैंने कि भगवान क्या करवा रहे हो तुम ये। मैंने कि अगर मैं अंदर चला गया ना, कसम से मानना छोड़ दूंगा तुम्हें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, केस ऐसा है कि ऑन द स्पॉट अरेस्ट होता है। हालांकि मेरे पास कोर्ट मैरिज का प्रूफ था, तो अरेस्ट नहीं करा उन्होंने, बोला समझौता कर लो। अब देखो सच्चाई क्या थी, वो लड़की जानती थी, मैं जानता था, और मेरे जानने वाले मुझे जानते थे। लड़की ने बहुत सारे ऐसे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए कि अब देखो रेप की धारा नहीं लग सकी 376, तो उन्होंने लगा दिया कि दहेज मांगता है। नहीं मतलब पुलिस वाले ही सिखा देते हैं ये चीज़ कि बे SHO मेरी आंखों के सामने कह रही, बेटा एक काम कर दे, 376 तो नहीं लग रही, तो इस पे दहेज की धारा लगवा दे कि दहेज मांगता है, मारता पीटता है। अब ये कॉमन है, देखो हमारा इंडियन लॉ इतना स्लो है कि इल्ज़ाम कोई किसी पे कुछ भी लगा दो, उसे साबित करने में, बेकसूर साबित करने में खुद को बहुत टाइम लग जाता है, 2 3 साल। और अगर आदमी बिना जैक जुगाड़ का है और पावरफुल नहीं है पीछे से, तो फिर तो भूल जाओ, 10 20 साल, और क्या पता जमानत भी ना हो। तो हालांकि मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा इस मामले में, फ्रेंड सर्कल। तो 3 4 लोगों ने अलग अलग तरीके से बोल दिया। अब ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर कोई भी केस होता है ना, तो एक लेवल पे उसे SHO कैंसिल कर सकता है। अगर SHO कैंसिल नहीं कर पाया तो उसमें ज़िले में होता है ACP या DCP होता है, वहाँ से केस निकल गया, तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकल गया, तो ACP DSP कैंसिल कर देंगे। अगर DCP से भी बात नहीं बनी तो टॉप पे होता है DIG या DGP करके। अब मेरे सर्कल में क्या है, तीनों से कनेक्शन थे। कह रहे कपिल कुछ हो जाए तेरे को अंदर नहीं जाने देंगे। मेरे एक भैया हैं, मतलब जिनके ऑफिस में मैं रियल एस्टेट का काम सीखा, जिनसे मैंने, मनीष नाम है उनका। उन्होंने ना एक बैग में 500 की गड्डियाँ रख रखी थी। कह रहा इसे रख अपने पास, कह रहा लड़की कहीं से कहीं तक कुछ भी कर ले, तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगा। ये भी मैंने देख ली बेशक, क्योंकि हमें पता है तू सच्चा है। अब यार दोस्त ऐसे कहते हैं ना कि लड़की के मामले में कोई फ़ोन भी नहीं उठाता। पूरे पुलिस स्टेशन में भरे पड़े थे मेरे यार दोस्त चारों तरफ। एक दोस्त तो ऐसा जिसने पुलिस स्टेशन के सामने का एक पूरा घर किराए पे ले लिया सर्विलेंस रखने के लिए, कि हाँ भाई कौन आ रहा है, लड़की की तरफ से कौन जा रहा है। तो इस चीज़ में भी देखो मेरे नेचर को लेके मुझे अपनापन काफ़ी मिला, कि वो सिचुएशन होती है ना जिस टाइम पे आदमी अकेला पड़ जाता है, लोग साथ छोड़ देते। साथ छोड़ देते हैं। तो फैमिली यार दोस्तों ने इतना सपोर्ट करा हर तरीके से। सारे फ़ोन में ना पुलिस वालों के नंबर और मिनिस्टर्स के नंबर लेके बैठे थे, कि अगर IO या SHO ऑर्डर निकाल देती है तो ऑन द स्पॉट स्वाइप करना है, कॉल मिलानी है और बताना है कि ऐसे ऐसे इनसे नहीं हो रहा, अब तुम बचाओ कपिल को। पर हालांकि एक बेस लेवल पे काम हो गया था, क्योंकि केस स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो हर किसी को पता था। क्योंकि केस स्ट्रॉन्ग होता है ना, ये 12 दिन डिबेट चला था। अगर केस स्ट्रॉन्ग होता है तो पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते, पैसे लेके भी नहीं मानते, ऑन द स्पॉट जेल भेज देते हैं, कुछ ना कुछ धारा एक्ट लगा के। पर वो ये लड़कियां लॉ का फ़ायदा उठा रही हैं आज की डेट में, कि साबित करता रहेगा लड़का। पुलिस वाली कहती है अंदर कर दूंगी, फिर जमानत नहीं होगी तेरी 4 5 साल से पहले, और ये सच भी है देखो। अब मैं इनकी मैडम अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं। तो पुलिस वाली ने क्या करा, वो भी ईगो में आ गई। तो IPC के किसी भी सेक्शन के तहत मैं अंदर नहीं जा सकता था। तो कह रही कि मैं कल बताऊंगी तेरे को कैसे अंदर जाएगा। वो कह रही अगले दिन, कह रही तेरे लिए BNS की किताब पढ़ के आई हूँ। अपनी ड्यूटी में मैंने कभी BNS उठा कर नहीं देखी, तेरे चक्कर में मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा कि किस धारा के अंदर तुझे। फिर BNS में एक धारा होती है कि कुछ नहीं लग पा रहा तो मानसिक संतुलन के तौर पे
हम बहला फुसला के झूठ बोल के लड़की को किडनैप करके रखा, बंदी बना के रखा, ये वो। अब मैं इनकी मैडम कुछ भी कर लो, देखो होने वाला तो अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि केस टोटली फ्रॉड है। और ये सच बात है कि अगर तुम पैसे देने वाले हो बढ़िया, तो पुलिस स्टेशन में जो सबसे बेस्ट समझौता हो जाए वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि कोर्ट के चक्कर काटना बेकार है। पुलिस सबसे बेस्ट लगती है इस चीज़ में मेरे को, कि ऑन द स्पॉट पुलिस स्टेशन में फ़ैसला कर लो, जो भी सामने वाली पार्टी है उसे देखे। तो इस चीज़ में तो पुलिस वाले भगवान होते हैं। जज वगैरह तो सब ऐसे ही हैं कि तारीख पे तारीख बस, और कुछ नहीं है। तो वही है, लाइफ में एक रिग्रेट रहेगा इस लड़की के लिए कि इतना सब कुछ करा और फिर भी इसने बुरा करा मेरे साथ। और आपने बताया कि आप शायरी भी लिखते हैं। हाँ, शायरी भी है मेरी। अगर एक दो शायरी आप सुनाना चाहते। मेरी फर्स्ट शायरी बनाई थी मैंने ओयो को लेकर, जो ये मेरी थी 2020-21 के आसपास ही बनाई थी। और शायरी तो काफ़ी अच्छी थी मेरे हिसाब से, लोगों ने चाहा भी, जब भी मैंने परफॉर्म करा इसको 2-3 स्टेज पे तो काफ़ी अच्छा रिवर्ट मिला। तो वो कुछ ऐसा था कि अगर पॉसिबल हो तो ये शायरी रितेश अग्रवाल जो ओयो का फाउंडर है उस तक पहुंच जाए, कि बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है, बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है, दो प्यार करने वाले परिंदों के लिए छत के नीचे आसमान बनाया है। ऐसी सोच रखने वाले बूढ़े को भी मैं जवान कहता हूँ, और जिस इंसान ने ओयो की शुरुआत करी उसे मैं भगवान कहता हूँ। इधर तो इस पे जब भी मैंने परफॉर्म करा काफ़ी तालियां बजती थी। तो जैसा कि आपने अभी बात करी, आपके दो रिलेशनशिप रहे, वो दोनों में ही सिचुएशन आई थिंक ऑलमोस्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा। तो आपको रिलेशनशिप से क्या सीख मिली? आप मूव ऑन कर चुके हैं अपने दोनों फेसेस से। मूव ऑन तो देखो फर्स्ट फेज से नहीं हुआ, जिससे आज भी मुझे यह है कि शादी हो चुकी है, एक लड़की है उसके, और सेकंड टाइम वो प्रेग्नेंट है। इस मंथ या नेक्स्ट मंथ उसके दोबारा बेबी होने वाला है। आज की डेट में भी वो अपने दोनों बच्चों के साथ आती है ना, तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा उसे। वो लड़की इतनी सही है मेरी नज़रों में जीवन में। तो हमेशा कभी भी मायूस होता हूँ तो रिग्रेट करता हूँ कि उसको नहीं छोड़ना चाहिए था कपिल को। उसको लेके आज भी मन में है कि ये गलती है मेरी लाइफ की, इतना भगवान मानता हूँ उसे। की नज़रों में धोखा क्या है और धोखा लोग क्यों देते हैं आज के टाइम में? धोखा आजकल इसलिए चल रहा है क्योंकि लोगों के पास चॉइसेस बहुत रहती हैं। अब कहीं भी अगर कोई वर्क कर रहा है किसी कंपनी में या किसी भी एटमॉस्फेयर में, लड़कियों के पास तो हज़ार ऑप्शन रहते हैं। अब आदमी ये भी नहीं देखता सामने वाली शादीशुदा है, कुंवारी है, या मतलब अंडर एज है। आदमी को सिर्फ पटाने से मतलब है, और लड़कियां बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाती हैं, सामने वाला बंदा रिच है, बड़ी गाड़ी में आ रहा है, इस चीज़ को देख के। लड़कियों के पास भी बहुत ऑप्शन है कि कोई अच्छा लाइफस्टाइल देगा। धोखा अपनी चॉइस से देता है कोई, ये नहीं कह सकते कि हमसे गलती से हो गया। गलती से बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बट तुम वो क्यों नहीं करती? गलती से तुम एग्ज़ाम पास करके आईएएस वगैरह भी बन सकती हो, पर तुम धोखा दे के किसी अच्छे इंसान की फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रही हो, चीट क्यों कर रही हो किसी से? तो धोखा कुल मिला के चॉइस होती है लड़की की या लड़के की, कि वो धोखा दे रहा है। दे सकता हूँ। कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो कि अगर ये हो गया तो मेरी लाइफ नहीं रहेगी, या कोई भी ऐसी चीज़? सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि जिस दिन मेरे पेरेंट्स नहीं रहे इस दुनिया में तो मेरा क्या होगा। मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने मम्मी पापा से करता हूँ, और जब तक वो हैं तो ज़िंदगी रंगीन है। सबसे जो मेरी जीवन का गलत ख्याल है वो यही है कि अगर मेरे माँ बाप एक ना हो तो मेरा क्या हो, सबसे बेकार वो दिन होगा मेरे लिए। आपका मोस्ट फेवरेट शायर? मेरा दोस्त है काना कंबोज। ओके। योर फेवरेट फ्रेंड? मेरे दो फेवरेट फ्रेंड हैं, एक का नाम है आकाश, एक का नाम है धर्मेंद्र। ओके। आपकी सबसे फेवरेट डिश? वाइट पास्ता। ओके। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर्स में है कोई भी नहीं है, मैं आपको दूँ? ओके। और फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में पसंद है मुझे आलिया भट्ट। ओके।
ठीक है, कोई फेवरेट थिंग या फिर कोई फेवरेट वर्क जो आप मतलब खाली काम करते हो, खाली टाइम में करते हो? अपनी एक्स को याद करना। ओके। अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिले तो आप क्या करना चाहोगे? जो एक सिचुएशन थी मेरी लाइफ में, जिस सिचुएशन में वो लड़की मेरी लाइफ से चली गई थी, मैं उस 1 महीने को गायब कर दूंगा, जिसकी वजह से ऐसा होगा कि हम साथ होते आज की डेट में। तो मैं वो चाहता हूँ। आई थिंक वही आपकी कोई गलती है जो पास्ट में आप उसको सही करना चाहें। हाँ जी। ठीक है, कोई भी एक ऐसी स्टोरी या फिर कोई ऐसी पोइट्री जो आपने खुद लिखी हो और जो आपको याद हो तो आप सुनाना चाहें लोगों को? स्टोरी है एक दिल्ली की लड़कियों को लेके। एक सोशल मीडिया पे ऐसे ही फ्री टाइम में मैं किसी से बात कर रहा था, तो एक इंटरेक्ट होता है मेरा एक कविता नाम की लड़की से, दिल्ली की थी, शादरा के आसपास की। तो दिल्ली की लड़कियों का आज से नहीं, दिल्ली की लड़कियां बहुत पहले से डेवलप हो चुकी हैं माइंड को लेके कि कैसे लूटना है लड़के को, वगैरह वगैरह। उसने बोला मेरा बर्थडे है, तो मुझे दिल्ली बुलाया एक कैफ़े में। 3-4 फ्रेंड्स और आई उसकी, बढ़िया क्लब पूरा बुक करा दी टेबल। अब उन्हें लगा कि फ़र्स्ट टाइम कोई लड़का आया, कॉमन सी बात है, लड़की के साथ तो पैसे वो ही देगा। तो मैं गिफ्ट में बस 2 चॉकलेट लेके गया था। तो वहाँ ऐसा हुआ कि बढ़िया 4-5 घंटे उन्होंने एंजॉय किया। बिल बन गया अप्रॉक्स 24-25 हज़ार रुपये का। Okay. टेबल वगैरह, अब देखो दिल्ली में ऐसा ही है, सीन क्लब बुक करते हैं तो इतना खर्चा तो देखो कॉमन है। बढ़िया खाना पीना खाया उन्होंने, एंजॉय करा, हुक्का वगैरह। फिर बिल देने की बारी आई, मैंने कहा अच्छा जी मैं निकलता हूँ। फिर वो सारी मेरी तरफ देखने लग गई कि अब कपिल बोलेगा कि बिल मैं देता हूँ। मैं क्यों बोलने वाला था भाई, इनवाइट तुमने किया है, सब कुछ अरेंजमेंट तुमने करी है, तुम देखो। तो वही है कि कटा मैं कभी भी, मेरा कटा है तो अपनी मर्जी से, अपने पन में कटा है। वैसे होशियारी से या तेज बन के तो नहीं काट पाया मेरा कोई आज तक। तो कपिल, एट लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो भी लोग आपका ये पॉडकास्ट देखें, जो आपकी लाइफ जैसे आपकी जर्नी रही है, फिर भी आपने एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा है, हर चीज़ पे अपने पे काम किया है, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी जर्नी के थ्रू? यूथ के लिए सबसे बेस्ट और एक मैसेज है, अपनी लाइफ पे, हेल्थ पे, कैरियर पे ध्यान दो। प्यार व्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्यार करो अपने माँ बाप से करो, और कैरियर पे ध्यान दो, कुछ बनो। क्योंकि और ये चीज़ स्पेशली मैं लड़कियों के लिए कहूँगा, आजकल चल रहा है ना कि लड़कियाँ शादी हो जाती है तो ससुराल वाले इज्जत नहीं करते। जो सही लड़कियाँ होती हैं उनके बारे में कह रहा हूँ। तो उन लड़कियों के लिए ये है कि भाई तुम कुछ बनो, पढ़ लिख के बनो, या XYZ कुछ भी तुम्हारे अंदर ऐसा हुनर हो कि तुम किसी लड़के पे डिपेंड ना रहो। कि अगर कल को क्या है, कुछ लड़कियों के साथ 2-4% जो ठीक है उनके साथ ऐसा होता है कि ससुराल वाले किसी ना किसी तरीके से समझते नहीं है, अच्छी मिल जाती है तो कदर नहीं होती उन्हें भी। तो अगर लड़की काबिल हो, जैसे कहते हैं कि आजकल अदर कास्ट मैरिज में लोग शादी कर लेते हैं, तो लड़की पैसे वाली है, इकलौती है देख के। अब लड़की को कम से कम इतना होना चाहिए कि अगर लड़का किसी काम का भी ना होना तो वो लड़के को, लड़की की फैमिली को भी पाल सके। लड़की स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यही मैसेज है बस कि लड़कियों काबिल बनो, कुछ नहीं रखा प्यार व्यार के चक्कर में। अपने फ्यूचर पे, अपने कैरियर पे ध्यान दो, और सेम लड़कों के लिए कि खुद पे ध्यान दो। ओके, सो थैंक यू सो मच कपिल फॉर बीइंग विद आवर इन आवर पॉडकास्ट। आई होप जितने भी लोग ये देखेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे आपकी लाइफ से, एंड थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। शुक्रिया।